हेलो फ्रेंड्स, मैं कृष्णा कुमार आपका अपना चैनल प्रोडक्ट्स बीएसबी में बहुत बहुत स्वागत है। तो बच्चों, हमने नंबर सिस्टम का इंट्रोडक्शन देखा, किस प्रकार से इंट्रोडक्शन किया जिससे आपने पूरा आइडिया लगा लिए नंबर सिस्टम के बारे में। तो मैं उसी में एक बात आपको बताया था, मेन टॉपिक। तो मेन टॉपिक में आपका थ्योरी लेक्चर लेकर आया हूं, उसमें सिखाऊंगा वो थ्योरी, हर बात हर पॉइंट को आपको रख कर बताऊंगा जो एग्जाम से आपको डायरेक्ट रिलेशन रखता हो। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं मेन टॉपिक। मेरा सबसे पहला टॉपिक बना हुआ था वो आपका फैमिली ऑफ रियल नंबर, यानी वास्तविक संख्या का परिवार के बारे में जानना। उससे हमारे एग्जाम में ऑब्जेक्टिव प्रश्न काफी ज्यादा पूछे जाते हैं। तो हम देखते हैं फैमिली ऑफ रियल नंबर के तहत कौन कौन सी बातें आ रही है। ठीक है, तो देखिएगा, ये आपको तो बता चुके हैं, ये रहा आपका ये, यानी कि फैमिली ऑफ रियल नंबर, जिसमें आपको सबसे पहले वास्तविक संख्या के परिवार के बारे में जानना। यानी सबसे पहले दिमाग में क्वेश्चन ये आया होगा माइंड में बाबू कि आपका वास्तविक संख्या क्या है, वास्तविक संख्या क्या है, रियल नंबर क्या है। तो मैं ऐसे बोलते हैं बाबू, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ अभी है वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। तो वैसी संख्या जिसे नंबर लाइन या संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं उसे हम वास्तविक संख्या कहते हैं। वही बात है, आपसे कहा कि वैसी संख्या जिसे संख्या रेखा पर या नंबर लाइन पर दर्शाया या प्रदर्शित किया जा सके उसे वास्तविक संख्या कहा जाता है। ओके, अब अथवा में बाबू एक और परिभाषा लाया आपके लिए इजी करने के लिए, ताकि आपको दिलो दिमाग में यह बात फिट हो जाए। क्या अथवा में करके है, तो परिमेय और अपरिमेय संख्या के परिवार को ही वास्तविक संख्या कहा जाता है। वही बात है आपका यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के परिवार को ही वास्तविक संख्या कहा जाता है, वास्तविक संख्या कहा जाता है। और आपको यह वास्तविक संख्या के परिवार को कैपिटल आर द्वारा सूचित किए जाते हैं, कैपिटल आर द्वारा सूचित किए जाते हैं या डिनोट किए जाते हैं। एग्जाम्पल में बाबू, एग्जाम्पल में आपका लिया गया है, जैसे एग्जाम्पल में आपका 1 है, 2 है, 3 है, √2 है, √3 है। तो यहाँ पे आपको कंफ्यूजन होगा बाबू, सोचिएगा कि कैसे हम जाने कि यही वास्तविक संख्या। आपने तो एक परिभाषा बताया कि जिस संख्या को नंबर लाइन पे प्रदर्शित कर सकते हैं उससे ही वास्तविक संख्या कहते हैं। तो ये देखिए बाबू, ये आपका एक नंबर लाइन हम बना रहे हैं। यहाँ पे न्यूट्रल 0 है, दायां हाथ पॉजिटिव होता है, +1 +2 +3 ऐसे करके है। ठीक है, हम यहाँ +-1 -2, बायां हाथ नेगेटिव होता है, -3 -4 अनंत तक ले सकते हैं, इधर भी अनंत तक जा सकते हैं। तो हम आपसे कहेंगे कि बाबू 2 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करें, 2 को, तो बोलिएगा कि भैया यहीं पे 2 है, यहीं पे, यानी ये लाइन जो आपने काटा तो जान गए आप कि यहीं पे 2 है, यानी कि 2 को आप प्रदर्शित करके बता रहे हैं, इंडिकेट कर रहे हैं कि 2 यहीं पे है ना। तो इस चीज को हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर लिए, यानी कि यह आपका वास्तविक संख्या है ना। तो हम चलिए, आपका वास्तविक संख्या क्या है आप जान गए। अब जानते हैं, मन में प्रश्न आपका ये आया होगा कि सर आपने अथवा में एक परिभाषा बताया था कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के परिवार को हम वास्तविक संख्या कहते हैं। तो हम कैसे पहचाने कि यह परिमेय है, कैसे पहचाने कि यह अपरिमेय है, तो इस पे हम चर्चा करते हैं। ये रहा आपका, यहां ध्यान दीजिएगा, आपका लिखा हुआ है वास्तविक संख्या का प्रकार, जिसमें आपका बात लिखा हुआ फर्स्ट बात, जिसमें परिमेय संख्या क्या है बाबू, परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या किसे कहते हैं, तो पहले लैंग्वेज समझ लीजिए। तो वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं या व्यक्त कर सकते हैं उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। वही बात यहाँ पे लिखा हुआ है कि वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं उसे परिमेय संख्या कहते हैं। P/Q कहने का मतलब अंश में भी कुछ और बटा में भी कुछ, यानी कि हर में भी कुछ, यानी कुछ डिजिट आपके अंश में रहेंगे और कुछ डिजिट आपके बटा में रहेंगे, कुछ ना कुछ रहने चाहिए। ये आपको याद करने के लिए बता रहा है, यानी कि P और बटा Q, जो P/Q का रूप ले लेगा उसे हम
परिमेय संख्या कहते हैं, उसे हम परिमेय संख्या कहेंगे। जैसे आपको यहाँ पे एक और बात लिखा, q डज नॉट इक्वल टू 0, q कभी भी 0 नहीं हो सकता है, यानी बट्टा में कभी भी 0 आप नहीं लिख सकते हैं। क्यों नहीं ले सकते हैं, इसकी चर्चा हम थोड़ी देर बाद करेंगे। पहले हम ये चर्चा करते हैं कि परिमेय को कैसे हम पहचानेंगे। तो बाबू यहाँ 1/2 लिख लिए, 1/2 यानी कि p है और बट्टा में q है, कुछ न कुछ बट्टा में भी 2 है और आपका p में भी क्या है 1 है, यानी p/q का रूप 1/2 आपको दिखा रहा है, यह परिमेय संख्या है। यानी यहाँ हम बोलेंगे 3/4, तो 3/4 भी आपका क्या है परिमेय है। क्यों? क्योंकि बट्टा में है, यानी हम कह सकते हैं जो बट्टा में लेकर आएगा कुछ न कुछ, आपका अंश में भी कुछ रहेगा और बट्टा में लेकर हर यानी उसमें भी कुछ देगा, यानी वह आपका परिमेय संख्या है। ठीक है, तो अब यहाँ पे चर्चा कीजिएगा, देखते हैं 1 लीजिएगा, तो आपको हम सिखा देते हैं कि 1 के बट्टा में 1 छुपा हुआ रहता है। यहाँ 2 लिख रहे हैं तो 2 के बट्टा में 1 छुपा हुआ रहता है, हटा दिया जाता है। क्यों? क्योंकि 1 से जब 2 में भाग लगाइएगा, 1 से 2 में भाग लगाइएगा तो 2 मतलब कट गया, तो डायरेक्ट आप 2 लिख सकते हैं, बट्टा में 1 नहीं लिख सकते हैं, उसको छुपा दिया जाता है अच्छा दिखने के लिए। समझ रहे हैं ना, केवल समझाने के लिए आपको मैंने बताया। यानी कि 1 और बट्टा में 1 है, यानी कि p और बट्टा में क्या है q, p और बट्टा में q, यानी यह आपका परिमेय है। यहाँ भी p और बट्टा में q, तो यह भी आपका क्या है परिमेय। हम कह सकते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करके लगातार संख्या बढ़ेगी आपकी, वो भी आपका क्या होगा परिमेय संख्या होगा। क्या होगा बाबू? परिमेय संख्या। अब क्वेश्चन आपका यह था कि सर आप यह बताइए कि यहाँ 2 और बट्टा में आप 0 मना किए थे लेने के लिए, यहाँ पे q डज नॉट इक्वल टू 0, यानी p और बट्टा में q जो है q कभी भी 0 नहीं हो सकता है। तो 2 और बट्टा में आप 0 लेंगे तो इसे परिमेय कहेंगे या नहीं, इसको बताइए थोड़ा सा। तो मैं बता दूंगा, आपके एग्जाम में तो ऐसे प्रश्न नहीं पूछते हैं, लेकिन जान जाइए जानकारी के लिए कि 2 और बट्टा में 0 कीजिएगा तो यह अपरिभाषित हो जाता है, इन्फिनाइट हो जाते हैं, जो वह संख्या ही नहीं रहा, वह अपरिभाषित हो गया। तो कैसे जानिएगा कि वह परिमेय है या अपरिमेय है? तो इसलिए बट्टा में 0 हम नहीं ले पाते हैं। ठीक है, ये आपका नहीं होता है, बट्टा में 0 नहीं होता है। ठीक है, यह आप परिमेय के बारे में जान गए। अब हम देखते हैं अपरिमेय के बारे में। आपने एग्जाम्पल भी देखा, ये आपका अपरिमेय है। देखिएगा अपरिमेय के बारे में जानिएगा। अपरिमेय किसे कहते हैं? तो आपका क्वेश्चन यहाँ पे आपका डिफिनेशन दिया हुआ है कि वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, यानी p और बट्टा में q नहीं लिख सकते हैं, तो उसे हम अपरिमेय संख्या बोलेंगे। वैसी संख्या जिसे p बट्टा में q नहीं लिख सकते हैं, उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, दूसरा परिभाषा आपके लिए मैंने बताया, इसके पहले एग्जांपल लेके चलेंगे। √3, √4, √5। तो आप हमसे एक प्रश्न पूछिएगा कि सर अभी अभी आपने एक बात हमसे कहा कि इसके बटा में 1 छुपा हुआ रहता है, इसके बटा में 1 छुपा हुआ रहता है, इसके बटा में 1 छुपा रहता है, तो ये बताइए, ये तो p ऊपर हो ही गया, अब बटा में नीचे q हो ही गया। तो अब ये बताइए यह क्या परिमेय संख्या है या नहीं? आपने पीछे ये बताया था आपने। तो मैं बाबू इसलिए आपको एक और परिभाषा बताया कि वैसी संख्या जिसका वर्गमूल निकालने पर दशमलव में दे, वर्गमूल दशमलव में मिले, तो समझिए वो आपका क्या है अपरिमेय है। अगर दशमलव में उसका वर्गमूल नहीं दे रहा है तो वह आपका हो जाएगा परिमेय। जैसे आप एक और एग्जांपल कहते हैं बाबू, √4 परिमेय है या अपरिमेय? तो इसको हम जांचने के लिए इसका वर्गमूल निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 2। तो 2 वर्गमूल में आ गया, यानी कि √4 का वर्गमूल निकालें तो आपको 2 मिला पूर्णांक में। किस में मिला बाबू? पूर्णांक में। तो पूरी अंक में मिला, न कि दशमलव में। तो यह आपका अपरिमेय नहीं होगा, यह आपका अपरिमेय नहीं हो पाएगा। ओके, यह आपका अपरिमेय नहीं है। ठीक है, एक बात आपको एक और यहाँ पे याद करवा दूं, याद रखने के लिए कि जो टोपी लेकर आएगा, अपने ऊपर जो टोपी लेके आएगा, तो समझिएगा वह आपका, जो टोपी लेके आएगा वह आपका अपरिमेय होगा। लेकिन उससे एक बात आप पूछिएगा उससे, क्या आपका वर्गमूल निकालने पर
दशमलव में आएंगे, तो अगर वह बोलता है कि हाँ दशमलव में मान हम देंगे तो समझिएगा कि वह अपरिमेय है। अगर दशमलव में न देकर पूर्णांक में दे देगा तो वह आपका क्या हो जाएगा, परिमेय हो जाएगा। वही बात है यहाँ पे लिखा है मैंने कि वैसी संख्या जिसका पूर्णांक वर्गमूल नहीं निकाला जा सके उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। उसे क्या बोलेंगे, हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। आपने एग्जाम्पल भी देखे, आपके यहाँ एग्जाम्पल भी है √2, √3, √5, ये सभी का वर्गमूल निकालिएगा। √2 का वर्गमूल तो 1.414 आप जानते हैं। √3 का निकालिएगा 1.732 आते हैं, ऐसे करके आते हैं। यानी यह आपका क्या है, सब दशमलव में वर्गमूल दे रहा है, दशमलव में इसका वर्गमूल दशमलव में दे रहा है, यानी ये सभी के सभी अपरिमेय है। सभी के सभी क्या होंगे बाबू, यह अपरिमेय होंगे। ठीक है, अब हम इस पे थोड़ा ऑब्जेक्टिव पॉइंट से थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं परिमेय और अपरिमेय पर। जो ऑब्जेक्टिव में आपको ये दोनों को मिक्सअप करके प्रश्न देता है पहचानने के लिए कि कौन सी संख्या परिमेय है और कौन सी संख्या आपका अपरिमेय है। ठीक है, देखिएगा ये रहा, कहा आपसे यह बात, यह पॉइंट आपसे कह रहे हैं कि परिमेय और अपरिमेय का जोड़ और घटाव, परिमेय और अपरिमेय का जोड़ और घटाव हमेशा अपरिमेय होता है। इसी बात को मैं यहाँ पे अगर डायटीज करके लिखूं तो इसी बात को मैं ऐसे लिखूंगा कि परिमेय का जोड़ या घटाव हमेशा अपरिमेय होता है। जो आपका प्रोडक्ट इधर मिलेगा, मान मिलेगा, वह हमेशा अपरिमेय होता है। जोड़ हो या घटाव हो, यह हमेशा आपका अपरिमेय होगा। एग्जाम्पल से देखिएगा, एग्जाम्पल देखिएगा बाबू, तो 2 1 अभी मैंने बताया आपको 2 1 क्या है, परिमेय है, और √3 आपका एक अपरिमेय है, यानी 2 + √3 यह दोनों मिलकर अपरिमेय ही रहेगा। जब जुट जाएंगे तो अपरिमेय हो जाएंगे। ठीक है, चूंकि 2 आपका परिमेय है, √3 आपका अपरिमेय है, अब बीच में आपका जोड़ है जो आपको दिखा रहा है कि यह अपरिमेय है। क्या है, आपका अपरिमेय है। ठीक है, अब हम माइनस में लेके चलेंगे, इसी में आप माइनस लगा दीजिएगा तो ऊपर भी यह क्या होगा, आपका अपरिमेय ही होगा। ठीक है, अब आपसे यही बात नीचे भी कह रहा है आपसे, दूसरा बात क्या कहा कि परिमेय और अपरिमेय का गुणा कीजिए या भाग कीजिए, वह हमेशा अपरिमेय होता है। परिमेय और अपरिमेय का गुणा कीजिए या भाग कीजिए, हमेशा अपरिमेय ही होता है, हमेशा अपरिमेय ही होता है। जैसे एग्जाम्पल में देखिएगा, एग्जाम्पल देखिएगा यहाँ पे कि √2 आपका एक अपरिमेय संख्या है और 2 भी आपका एक क्या है, परिमेय संख्या है। यानी √2 आपका यह अपरिमेय और 2 आपका परिमेय, दोनों को गुणा किए तो यह आपको प्रोडक्ट जो देगा वह आपका अपरिमेय कहलाएगा। वो आपका क्या कहलाएगा, अपरिमेय। यानी यहाँ पे आएगा 2√2 जो होगा आपका अपरिमेय। ओके, 2√2 आपका क्या होगा, अपरिमेय। वैसे ही भाग में भी यदि मैं 3 यहाँ पे ले लूं और भाग में √2 ले लूं तो 3 आपका परिमेय है और √2 आपका अपरिमेय है। तो परिमेय और अपरिमेय का भाग हमेशा अपरिमेय होता है, यानी यह भी आपका क्या कहलाएगा, अपरिमेय। तो आपके एग्जाम में किस प्रकार से प्रश्न पूछते हैं उसको देखते हैं। ये टॉपिक परिमेय और अपरिमेय से डायरेक्ट आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिएगा क्वेश्चन, निम्न में कौन परिमेय है। 4 ऑप्शन मिलेंगे आपको। ए में √41/5, बी में √64/81, सी में 2 + √3 और डी में नन ऑफ दीज। तो अभी मैंने आपको ज्ञान दिया, आपको बताया
कि परिमेय को कैसे पहचानेंगे और अपरिमेय को कैसे पहचानेंगे। तो डायरेक्ट परिमेय और अपरिमेय जान जाने से प्रश्न नहीं हल हो पाते हैं, इसके जो कॉम्प्लिकेटेड बातें हैं वो जानने जरूरी रहते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि परिमेय और अपरिमेय का जोड़ और घटाव हमेशा अपरिमेय होते हैं। देखिए इस प्रकार से आपको रिलेट करके प्रश्न देता है। फिर मैंने बताया आपको कि परिमेय और अपरिमेय का गुणा हो या भाग हो हमेशा अपरिमेय होता है। तो इस प्रकार से आपको प्रश्न करके देता है, इसी प्रकार से आपको प्रश्न पूछता है। तो हम जान गए कि परिमेय और अपरिमेय का जो जोड़ या घटाव होगा या गुणा या भाग होगा वो हमेशा अपरिमेय होता है। ठीक है, तो हम यहां तो जान गए कि यह अपरिमेय है, हमको पहचानना है परिमेय। तो जब यह अपरिमेय, तो इसको तो अभी छोड़ दीजिए, इस पे आइए, यह भी अपरिमेय। अब आपका दो ऑप्शन फंस रहे हैं, बी और डी ऑप्शन फंस रहे हैं। या तो नॉन ऑफ दीज होगा, नहीं तो आपका रूट 64/81 होगा। तो मैंने वहां भी बताया था बाबू, जब भी रूट लेकर आए, टोपी लेकर आए, तो आप उससे पूछ लीजिए क्या आपका वर्गमूल पूर्णांक में है। अगर वर्गमूल आपका पूर्णांक में है तो समझ जाएंगे आपका यह परिमेय है। अगर वर्गमूल आपका पूर्णांक में ना होकर दशमलव में रहेगा तो समझ जाएंगे यह अपरिमेय है। तो पूछेगा रूट 64 का वर्गमूल निकालिएगा तो कितना आ जाएगा 8, रूट 81 का वर्गमूल निकालिएगा कितना आ जाएगा 9, यानी कि 8/9 यह आपका क्या दिखा, परिमेय दिख रहा है ना। यानी हम इसको कह सकते हैं B4 बाहुबली, यही आपका आंसर हो सकता है। ठीक है, चलिए हम चलते हैं अब नेक्स्ट स्लाइड पे। इस टॉपिक से आपका जो प्रथम टॉपिक बना था, इसी प्रकार प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। डायरेक्ट प्रश्न हम देखे थे हर ईयर में, मैंने क्वेश्चन बैंक एनालिसिस किया तो इसमें देखा क्या हर ईयर में परिमेय और अपरिमेय की पहचान पर हमेशा एक आध दो प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो आप यहां से सीख लिए अप्रोच करने के तरीके। अब देखिएगा दूसरा टॉपिक आपके लिए बना, दूसरा टॉपिक नहीं है, उसी में रिलेट करके है बाबू, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? अभाज्य संख्या यानी जिससे भाग नहीं लगे वह अभाज्य संख्या, जिसमें भाग नहीं लगे वह अभाज्य संख्या। ध्यान दीजिएगा, ये यह आपका अ है, यह भाज्य यानी कि अभाज्य, इसमें भाग न लगे, जिसमें भाग न लगे। किससे किससे भाग नहीं लगेगा तो सीखिएगा, सुनिएगा कि वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावे बीच के संख्या से न कटे। वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावे बीच की संख्या से न कटे वह आपका अभाज्य संख्या कहलाती है। वही बात आपके यहाँ पे लिखा हुआ है कि वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावे उनके बीच की संख्या से न कटे, यहाँ न कटे लिखा हुआ है, ना कटे उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। उसे हम क्या बोलेंगे? अभाज्य संख्या। अगर मैं आपको डेटिज करके समझाऊं अर्थात तो समझिए, अभाज्य के लिए या तो एक से कटेगा ना तो स्वयं से कटेगा, बीच के संख्या से नहीं कटेगा। एक से कटेगा नहीं तो स्वयं से कटेगा, बीच की संख्या से कभी नहीं कट सकता है, वही आपका अभाज्य संख्या कहलाएगी। एग्जाम्पल आपका देखिएगा, एग्जाम्पल 2। बहुत बच्चे ऑफलाइन में मैंने क्या देखा कि 2 पे कंफ्यूजन हो जाते हैं बच्चे लोग को कि 2 अभाज्य संख्या है या भाज्य संख्या है। तो यहाँ आप ही डिसाइड कीजिए। मैंने आपको एक रूल बताया, अभाज्य के लिए 2 नियम, अभाज्य के लिए 2 ही नियम, या तो एक होगा और एक स्वयं होगा, बीच में कोई संख्या नहीं आएगा। यही 2 नियम है, या तो एक होगा न तो वो खुद स्वयं होगा, इसी से कटेगा, बीच की संख्या से नहीं कटेगा, वही आपका अभाज्य होगा। तो 2 को चेक कीजिए, 2 को चेक कीजिएगा तो 2 एक से कट रहा है, कटने का मतलब भाग लग जा रहा है, और स्वयं 2 से भाग लग रहा है, यानी बीच की संख्या से भाग लगा, आपको नहीं लग पा रहा है। तो बीच की संख्या से भाग नहीं लगा, यानी यह आपका क्या हो जाएगा? अभाज्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अभाज्य। ठीक है, यह आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट बन रहा है, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स में भी माध्य माध्यिका में डायरेक्ट पूछते हैं कि प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का माध्य निकाले। प्रथम 5 तो बच्चे एक ले लेते हैं, एक अभाज्य संख्या की गिनती में नहीं आते हैं, ठीक है, इसलिए इसको हटा ही लीजिए। आपका प्रथम अभाज्य संख्या 2 से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, उसके बाद हम चर्चा करते हैं 3 की।
3, तो 3 को भी देखिएगा तो 1 से कट रहे हैं और स्वयं से 3 कट रहा है, बीच की संख्या से कटा नहीं कटा, यानी 3 भी आपका अभाज्य संख्या है। और 5 को देखते हैं, 5 को देखिएगा तो 5 भी 1 से कटा स्वयं से कटा, बीच की संख्या किसी से भी नहीं कट रहा है। बीच की संख्या कहने का मतलब हुआ बाबू, जैसे 1 और 3 के बीच में संख्या 2 हुआ तो क्या 2 से भाग 3 में लगा सकते हैं? 2 से जैसे ही 3 में भाग लगाइएगा शेष मिल जा रहा है, यानी यही बीच की संख्या है जिससे आप यह नहीं कटा, इसलिए यह अभाज्य संख्या है। 1 और 5 है तो बीच की संख्या में 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 4 आ रहा है, तो 2 से 5 में भाग लगाइएगा तो ऊपर भी नहीं कटेगा, 3 से 5 में भाग लगाइएगा तब भी नहीं कटेगा, 4 से 5 में भाग लगाइएगा तब भी नहीं कटेगा, यानी यह सभी के सभी आपका अभाज्य संख्या है। लेकिन जैसे ही आप बोलिएगा कि सर 4 जो है अभाज्य संख्या है क्या, पूछ लीजिए, आप इसी से पूछिए ना। 1 से कटा स्वयं से कटा, 1 और 4 के बीच में जो संख्या बन रहा है वह 2 और 3 बन रहा है, तो 2 एकम 2 और 2 दूना के 4 कट जा रहा है, बीच की संख्या से किसी न किसी से कटा, इसलिए जो कटा वह अभाज्य न होगा। ठीक है, जो कटा वह अभाज्य न होगा, यानी इसको ऐसे कर सकते हैं, यह अभाज्य नहीं है। ओके, हम चर्चा करते हैं अब आपकी सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपका कौन है। तो आपने देखा कि सबसे छोटी आप 1 से स्टार्ट किए तो 1 तो अभाज्य संख्या की गिनती में आता नहीं है। हम 2 की चर्चा कर रहे हैं, 2 पे चर्चा कर रहे हैं, तो 2 ही ना आपका है एक अभाज्य संख्या, यानी सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपका क्या है? 2। सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या आपका 2 है। मन में प्रश्न आपका यह उठा कि सम संख्या किसे कहते हैं, सम क्या है? तो सुन लीजिए, जो 2 से भाग लगाने पर पूरा कट जाएंगे उसे हम सम संख्या कहते हैं। जो 2 से भाग लगाने पर पूरा कट जाएगा उसे हम सम संख्या कहते हैं। जैसे यहाँ पे 4 लिखे, 4 से आप 2 में 2 से भाग लगाइएगा तो 2 दूना के 4 कट जा रहा है, यानी यह 4 आपका क्या है? सम संख्या है। 2 से 2 में भाग लगाइएगा तो पूरी कट रहा है, यानी कि 2 आपका क्या है? आपका सम संख्या है, यानी कि सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या आपका 2 है। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या आपका 3 है। तो विषम अभाज्य संख्या जस्ट उलट होता है सम का, कि वह 2 से पूरी नहीं कटता है, वह 2 से पूरी नहीं कटेगा, उसे हम विषम संख्या बोलेंगे। ठीक है, तो यही आपका सबसे छोटी विषम संख्या आपका 3 है। अब देखिएगा, अब आपका आता है भाज्य संख्या। भाज्य संख्या किसे कहते हैं? तो वैसी संख्या जो 1 से कटे, स्वयं से कटे और बीच की संख्या से भी कटे। 1 से कटे, स्वयं से कटे और बीच की संख्या से भी कटे, उसे हम भाज्य संख्या बोलते हैं। यानी वही बात आपसे कहा कि ऐसे संख्या जो 1 से और स्वयं के अलावे इनके बीच की संख्या से भी कटे, विभाज्य हो, उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। जस्ट एग्जाम्पल से समझिए, पहले आपको डेट इज समझा दें। डेट इज भाज्य होने के लिए 3 नियम, एक 1 से कटना चाहिए, एक स्वयं से कटना चाहिए और इनके बीच की संख्या से भी कटना चाहिए। अगर बीच वाली संख्या से भी कट रहा है तो समझेंगे वह आपका भाज्य संख्या है। अगर एग्जाम्पल की मैं बात करूं, तो मैंने तो 2 को तो ऐसे ही नेग्लिजिबल कर लिए थे वहां कि आपका अभाज्य है, 2 तो होगा नहीं। आप ले सकते हैं 3 तो होगा नहीं। आप ले सकते हैं अब 4 जो है आपका 1 से कटा, स्वयं से कटा और बीच के संख्या से भी कट रहा है, यानी अब 4 आपका क्या है? भाज्य संख्या है। 4 के बाद 6 भी 1 से कटा, ठीक है, स्वयं से कटा और बीच की संख्या 2 और 3 से भी कट रहा है, यानी 6 भी आपका क्या है? भाज्य संख्या है। 6 के बाद हम लेंगे 9 या 8 लीजिएगा तो 1 से कटा और स्वयं से कटा 8 और बीच की संख्या 2 और 4 से भी कट रहा है, यानी ये सभी से कट रहा है। 2 एकम 2, 4 दूना के 8, 4 एकम 4, 4 दूना के 8, ऐसे हम काट रहे हैं, है ना। 2 चौका 8 होगा, वही बात हुआ। तो आपके इस प्रकार से कट रहे हैं, यानी कि सभी के सभी आपका भाज्य संख्या है। 9 पे थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं बाबू। 9 पे 1 से कटा,
9 स्वयं से कटा और बीच की संख्या 3 से भी कटा। 3 एकम 3, 3 त्रिके 9 कट गया। 9 एकम 9, 9 एकम 9, ठीक है, कट रहा है। स्वयं से 1 से कम 1, 1 9 9 कट रहा है। तो सभी संख्या से कट रहा है, यानी यह आपका भाज्य संख्या है, ठीक है। अब आपको यहाँ पे मैंने सम संख्या विषम संख्या तो बता ही दिया। यहाँ देखिएगा सबसे छोटी भाज्य संख्या आपका 4 है, सबसे छोटी समभाज्य संख्या आपका 4 है, ठीक है। सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या आपका 9 है। क्यों है? आपने देखा भी कि 1 से कट रहा है, स्वयं से कट रहा है और इनके बीच की संख्या से भी कटा, यह आपका इसलिए आपका भाज्य संख्या है। अब हमसे पूछिएगा आप कि ये क्यों बता रहे हैं, तो इससे प्रश्न मैंने ऑब्जेक्टिव में इस प्रकार से पूछते हुए देखा। देखिए कैसे पूछता है, कहता है कि सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या और सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, सम अभाज्य संख्या का गुणनफल निम्न में कौन है, यह ज्ञात करें, ऐसे प्रश्न पूछता है। तो आप सबसे पहले छोटी विषम भाज्य संख्या के बारे में नहीं जानते रहिएगा तो कैसे निकाल पाइएगा। तो सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या, भाज्य की मैं बात कहा, जो 1 से भी कटे और स्वयं से भी कटे। तो सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या आपका क्या बना था? सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या आपका 9, ठीक है। और सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या आपका 2 हुआ था। तो 9 गुने 2 यानी कि आपका क्या आ गया? 18। यह आपका इस प्रकार से ऑब्जेक्टिव में प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। तो वहां आप देखिएगा तो अप्रोच कर लीजिएगा, ठीक है। अब हम दूसरा टॉपिक स्टार्ट करते हैं। यह आपका है परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करना। परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करना, परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करना। कैसे व्यक्त करेंगे? तो बाबू परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करने का मतलब हुआ, आपको प्रश्न ऐसे देंगे, ऐसे कि 0.666 डॉट 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 अनंत तक, कोई से p/q के रूप में लिखे। p/q रूप को आने का मतलब ही हुआ परिमेय संख्या। p/q रूप को आने का मतलब ही हुआ आपका परिमेय संख्या, यानी आपको रेकरिंग में देगा, इस प्रकार से देगा। समझ लीजिए यह बात आप पहले कि रेकरिंग होता क्या है। जानते थी, आप जानते होंगे पहले से तो भी सही है, और नहीं जानते हैं तो भी सही है। यहां पे सीख लीजिए, इस डिजिट के ऊपर जो आप बिंदु मारिएगा इसी का नाम रेकरिंग है, इसी का नाम बाबू रेकरिंग है, ठीक है। इसको एक और रूप में लिख सकते हैं, 0.6 के ऊपर ये सीरा कोष्ठ की तरह लिखिएगा तो इसी का भी नाम रेकरिंग है। इसका एक और रूप लिख सकते हैं आप, 0.66 डॉट 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 ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये रेकरिंग को हम 3 प्रकार से लिख सकते हैं। एक आपका बिंदु के रूप में लिख सकते हैं, एक आपको सीरा कोष्ठ के रूप में लिख सकते हैं, एक आप डॉट 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 दर्शा कर लिख सकते हैं। ये कहने का मतलब हुआ, इस रेकरिंग कहने का मतलब हुआ कि 6 का रिपीटेशन लगातार हो रहा है अनंत बार। कहां तक 6 रिपीट करेगा? हम अगर बोर्ड पे यहां से शुरू करूं 0.66 लिखना तो बोर्ड मेरा भर जाएंगे और आगे तक बढ़ते चल जाएंगे, लेकिन 6 रिपीटेशन करते रह जाएगा, इसलिए उसका एक सिंबल ले लिया गया रेकरिंग। तो रेकरिंग की संख्या को परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करने के लिए एक तरीका होता है, एक मेथड होता है, वो आपको मैं बताऊंगा। वो आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में भी पूछे जाते हैं और सब्जेक्टिव में भी पूछे जाते हैं, ठीक है। तो पहले सब्जेक्टिव के लिए देखते हैं, सुनिएगा। कहा आपसे यहां पे कि वैसे संख्या, उस संख्या को x माने, जो रेकरिंग में दिया रहेगा ना संख्या, उसको आप x मान लीजिएगा। जैसे 0.6 दिया हुआ है तो आप इसको x मानिएगा, माना x बराबर 0.6। उसके बाद आपको कहा माने और दशमलव के 2 अंकों तक लिखे, तो
तो लिखिए 2 अंकों तक 0.66 डॉट 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 ऐसे कर लीजिए, ठीक है। और उसके बाद आपसे क्या कहा कि समीकरण फर्स्ट मान लीजिए, तो इसको समीकरण आपने फर्स्ट मान लीजिए, ठीक है। उसके बाद क्या कहा कि दोनों तरफ 10 से गुना करें, तो दोनों तरफ आप इधर भी 10 से गुना कर लीजिएगा और उधर भी 10 से गुना कर लीजिएगा, ठीक है। आपको अभी हम बता रहे हैं कि मेथड कैसा होता है, अप्रोच करने का जो मेथड होता है वो आपको मैं लिख के बताऊंगा, यहाँ पे केवल फोकस कीजिए। दोनों तरफ 10 से गुना कर लीजिएगा, उसके बाद सॉल्व कर ले। उसके बाद जब सॉल्व करने की प्रोसेस है सरलीकरण, वो आप वैसे ही सिंप्लीफिकेशन के तौर पे कर सकते हैं या करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन कैसे पूछेगा वो देखिए, तो हम इसी चीज को बड़ा करके आपको दिखाते हैं। यहां पे क्वेश्चन लिख देते हैं डायरेक्ट। क्वेश्चन 0.6 रेकरिंग आ गया को P/Q के रूप में लिखें। के रूप में लिखे। आपको सब्जेक्टिव में मिलेंगे तो स्टेप बाय स्टेप लिखिएगा तो नंबर मिलते हैं। सॉल्यूशन यहां, ठीक है, लिखिएगा माना x बराबर 0.6, ठीक है। उसके बाद मैंने कहा कि आपको 2 अंक तक दशमलव लेने हैं, यानी कि 0.66 डॉट 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 डॉट, ठीक है, यानी कि x बराबर 0.66 डॉट 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 डॉट, ठीक है। ये आपके हो गए समीकरण फर्स्ट। अब लिखिएगा कि दोनों तरफ 10 से गुना करने पर दस से गुना कीजिएगा तो x गुने 10 बराबर 0.66 डॉट डॉट गुने 10, यानी कि दशमलव को उड़ाइएगा तो बटा में आ जाएंगे 2 डिजिट के लिए 2 जीरो, 2 डिजिट के लिए 2 जीरो, तो 1 जीरो से 1 जीरो खत्म हो गए, कट गए, तो 1 जीरो आ गया। तो 1 जीरो यानी 1 डिजिट के बाद दशमलव आएंगे, यानी कि 10x बराबर मैं इसको लिख सकता हूं कि 6.6 डॉट 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 डॉट, इसको लिख सकता हूं। क्यों? क्योंकि 1 जीरो बचा हुआ है, तो 1 अंक के बाद मैंने 1 दशमलव ले लिया, 1 अंक के बाद मैंने 1 दशमलव लिया। क्या मैं इस बात को ऐसे लिख सकता हूं 10x बराबर 6 प्लस 0.66 डॉट डॉट डॉट, ऐसे लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं। ये 6 रेकरिंग है तो 6 लिख सकता हूं, जितना भी 6 लेना आप ले सकते हैं। तो आपके यहां कन्फ्यूजन होंगे उस बच्चे को कि सर ये 6.6 को 6 प्लस 0.6 कैसे किए। यहां देखिएगा, क्या आप भिन्न का जोड़ सीखे होंगे तो दशमलव के सामने दशमलव रखे जाते हैं। देखिएगा, तो मैं इस चीज को जोड़ता हूं तो क्या इतना आता है कि नहीं, देखिएगा, तो 0.66 डॉट डॉट डॉट, यहां दशमलव है तो दशमलव, 2 दशमलव, आप जोड़िए, इसको ऐड कीजिएगा तो 6 को 6 का 6 दशमलव दशमलव 6, यानी यही बात आ गया कि नहीं आ गया कि 6.66 आया कि नहीं आया। तो आप इसको इस तरीका के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ पे हमें जरूरत है, क्यों जरूरत है, तो मैंने x माना, इतना को मैंने x माना, यहाँ पे वैल्यू पुट करूंगा मैं 10x बराबर 6 प्लस, देखिए तो इतना के बदले बाबू x मैंने लिखा कि नहीं लिखा, तो यहाँ पे लिख सकते हैं x, थोड़ा सा और देखिएगा, ये आपका आ गया, ठीक है। x इतना लिख सकते हैं, तो 10x इधर है, x इधर है, तो आप जानते हैं कि x को एक तरफ बुलाया जाता है, यानी कि चर को एक तरफ और अचर को एक तरफ। तो x को एक तरफ बुलाइएगा तो 10x माइनस x बराबर क्या हो जाएंगे 6, यानी आपके हो जाएंगे 10x में से एगो x घट गया, ऐसे सुनिएगा कि 10 गो x में से एगो x घट गया तो 9 गो x बचा, यानी कि 9x बराबर 6, यानी कि x बराबर 6/9, यानी कि 3 दूना के 6, 3 तिरिका 9, x बराबर क्या आ गया 2/3, 2/3, यानी 0.66 का मान 2/3 होगा। यानी यह आपका आंसर, मैं यदि लिखूं यहाँ पे आंसर तो ऐसे लिख सकता हूं
कि 0.6 बराबर 2/3, ये आपका आंसर हुआ। ओके, तो इस प्रकार से आपने देखा कि परिमेय संख्या को कैसे हम व्यक्त कर सकते हैं, आपको अगर रेकरिंग में दिया हुआ रहेगा। तो ठीक है बच्चों, हम आपको नेक्स्ट वीडियो में अब आपको अपरिमेय संख्या को सिद्ध कैसे करेंगे, अपरिमेय संख्या को व्यक्त कैसे करेंगे, और वह आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। डायरेक्ट आपके एग्जाम में 2 नंबर का प्रश्न पूछता है। मैंने देखा, क्वेश्चन बैंक एनालिसिस किया तो हर ईयर में पूछे हुए आपको अपरिमेय संख्या को सिद्ध करने पर प्रश्न। तो ठीक है बच्चों, अब आपसे हम विदा लेते हैं। थैंक यू।